हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, हम उन्हें क्यों प्रिपेयर करते हैं, आखिर किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस हम इसमें इंक्लूड करते हैं और इन्हें बनाने का इंटायर प्रोसेस इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप हमसे जुड़े रहिए और इन सारे सवाल का जवाब लेते जाइए। तो सबसे पहला सवाल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोसाइटी या फिर पब्लिक का वेलफेयर के लिए काम करते हैं, डेट इज एनपीओ आप उन्हें बोलते हैं। हर एनपीओ को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, पहला। दूसरा सवाल, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? इसका जवाब सुन लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसी भी एनपीओ को किसी भी पर्टिकुलर ईयर में उस बिजनेस एनपीओ बिजनेस को चलाने के बाद क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट मेरा मतलब है सरप्लस, लॉस मेरा मतलब है डेफिसिट। इस बात का पता करने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। हम एनपीओ हैं, याद रहे ये बात। एनपीओ को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का जरूरत है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ये बात नहीं करना होता। तो आपका एक सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल मेरे पास आएगा कि सर आपने मुझे बोला था कि इनकम एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनका प्रॉफिट कमाना मोटो नहीं होता, तो आप क्यों बोल रहे हैं मुझसे कि आप ये इस अकाउंट से हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, सुनिए इसका जवाब सुनिए। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। एट द सेम टाइम मैं ये जरूर बोलूंगा आपको, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना इनकम का सोर्सेस होता है कि नहीं होता है? डोनेशन से आ गया, कहीं से आ गया, इनकम का सोर्स होता है। एक्सपेंसेस का भी सोर्स होता है कि हाँ यहाँ पैसा लगाएंगे, कहीं से पैसा आता है, कहीं से पैसा जाता है। तो क्या जब इनकम और एक्सपेंसेस दोनों एक साथ हों तो क्या वहां प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाला जा सकता? जल्दी बताइए, प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है, लॉस भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एनपीओ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते। निकालते हैं, उन्हें भी अपना बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये निकालना जरूरी होता है। बट उस पैसे को अगर हम वापस से पॉकेट में लेके घर ले जाएं तब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज, तब वो प्रॉफिट मोटिव होगा। करेक्ट, तब वो प्रॉफिट मोटिव होगा जब उस पैसे को हम अपने घर ले जाएंगे। लेकिन वापस से उससे अगर कुछ प्रॉफिट हो तो वापस से उस पैसे को हम एनपीओ के डेवलपमेंट के लिए ही लगा दें, एनपीओ के एक्सपेंशन के लिए ही लगा ले, तो ये नॉन प्रॉफिट मोटिव हो गया। समझ रहे बात? तो ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि सर एनपीओ तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का क्या काम? बिल्कुल काम है। उसके उस बिजनेस से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। आइए हम इस वीडियो में आपको आगे बताते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या डेफिनेशन होता है और क्या क्या बहुत सारे एग्जांपल्स मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं, जिससे कि आप उस डेफिनेशन के एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। हमसे जुड़े रहिए और सीखिए। आइए देखते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या होता है ये हम देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है। क्या सर इसमें भी इनकम और एक्सपेंसेस के लिस्ट होते हैं और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं उससे कि नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ? हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। आगे देखिए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। रिकॉर्ड बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में है और वो भी रिकॉर्ड करेंगे जो क्रेडिट में है, जो कैश में नहीं है। बस यहाँ पे एक ही बात रहना चाहिए कि वो करेंट ईयर से बिलोंग करता हो। सर इसको थोड़ा डिटेल में बताइए ना। मैं बताऊंगा बच्चों, बताऊंगा, बस आप जुड़े रहें मेरे से। आगे देखिए, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। सर कैपिटल नेचर रिकॉर्ड नहीं होता क्या? बिल्कुल भी नहीं। सर थोड़ा सा और समझाइए। मैं सबको समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट को मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ। मेरा ये बिल्कुल मोटिव नहीं है कि क्लास कितना लंबा जाएगा। मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि मैं जो बात समझाने यहाँ आया हूँ वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये देखिए एक और बात लिखा हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हम लोग क्या बनाते हैं, निकालते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, दैट इज सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस एंड डेफिसिट निकालने के भी काम आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आप डेफिनेशन देखें। अब इस पूरे डेफिनेशन को मैं एक एक पॉइंट में ले जाके आपको समझाऊंगा। हर एक डेफिनेशन में एक एग्जांपल होगा जिससे कि चीज़ आपको और क्लियर हो। तो देखिए, मैं इसमें पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रॉफिट एंड लॉस जैसा होता है और कैसे हम उससे सरप्लस और डेफिसिट निकालते हैं। ठीक है, ये पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, सॉरी पहले पार्ट में। ठीक, दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और तीसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दैट इज अक्रूवल बेसिस पे कैसे अपना अकाउंटिंग करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मैं आपको तीसरे पार्ट में बताऊंगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं और अपने नॉलेज को और शार्प करते हैं। तो आइए बच्चों, इसमें देखते हैं कि अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
कैसे प्रॉफिट एंड लॉस जैसा होता है और हम कैसे उससे सरप्लस दैट इज प्रॉफिट और डेफिसिट दैट इज लॉस निकालते हैं। इन सारी बातों को जानने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, फिर मैं आपको ये रिलेट कर दूंगा कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस जैसा बनाया जाता है। तो आइए जरा रिवाइज करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और हम कैसे बनाते थे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड, यहाँ पे कोई डेट रहता था, ठीक है। ये साइड मेरा क्रेडिट साइड होता था, इस साइड को हम लोग डेबिट साइड लिखते थे। यहाँ पे हम अमाउंट लिखा करते थे, यहाँ पे हम अमाउंट लिखा करते थे। ये हमारा पर्टिकुलर का कॉलम होता था, ये भी हमारा पर्टिकुलर का कॉलम होता था। आप समझ रहे हैं यहाँ तक। और सर क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग जितने भी ऑल एक्सपेंसेस का लिस्ट रहता था, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ लिखा करते थे डेबिट साइड में पीएल के। और सर यहाँ जितने भी इनकम थे, ऑल एक्स इनकम सॉरी जितने भी इनकम थे उनका लिस्ट हम क्रेडिट साइड लिखा करते थे। अच्छा सर ये किसको बनाते समय करते थे, ये पीएल को बनाते समय करते थे। और क्या करते थे सर, सर एक जगह मेरे पास पूरा एक्सपेंसेस का लिस्ट रहता था और एक जगह मेरे पास पूरा इनकम का लिस्ट रहता था। मैं एक बात अभी आपको बता दूं, ये जितने सारे भी एक्सपेंसेस हैं, जितने सारे भी इनकम है, ये किसी पर्टिकुलर ईयर के रिलेटेड थे। यहाँ पे हम कैश बुक जैसा या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट जैसा ये नहीं बोलेंगे कि वो इनकम किसी भी साल का हो हम लोग लिखते थे, बिल्कुल नहीं। जो करेंट ईयर का इनकम होता था, जो करेंट ईयर का एक्सपेंसेस होता था, वो हम यहाँ लिखा करते थे। तो जिस अकाउंट में आपके पास इनकम और एक्सपेंसेस का लिस्ट हो, वहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया करते हैं। अगर आपका इनकम ज्यादा हो किससे, एक्सपेंसेस से, तो आपके पास क्या होता था, प्रॉफिट होता था। तो आप यहां पे लिखा करते थे नेट प्रॉफिट, करेक्ट। और अगर जब आपका लॉस, इनकम कम होता था और एक्सपेंसेस ज्यादा होता था, तो बिजनेस में आपको क्या होता था, नेट लॉस। तो ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, तब देखते थे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से, जैसे हम अपना पीएल बनाते थे उससे हूबहू, उससे मिलता जुलता मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। आइए देखते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अमाउंट कॉलम लिखा करते थे, यहाँ भी अमाउंट कॉलम लिखा करते हैं, यहाँ भी अमाउंट कॉलम लिखा करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारे तरह के एक्सपेंसेस को लिखते थे, उसी तरीके से हम लोग, अच्छा मैंने पहले यहाँ नाम नहीं दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस को हम लोग लिखा करते थे, यहाँ पे हम भी सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस यहाँ भी लिखा करते हैं। किसी भी एनपीओ के किसी भी पर्टिकुलर ईयर के जितने तरह के एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ लिखा करते हैं, वो हम इस साइड लिखा करते हैं। पर्टिकुलर ईयर के जितने तरह के एक्सपेंसेस हो, जितने तरह के इनकम हो, वो हम यहाँ पे लिखा करते हैं। ऑल इनकम, किसी भी एनपीओ के पर्टिकुलर ईयर के जितने भी इनकम है वो हम यहाँ लिखा करते हैं, ठीक है। इस साइड को हम लोग इनकम अकाउंट बोलते, इनकम साइड बोलते हैं, और इस साइड को हम लोग एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। पीएल में हम लोग इसे क्या लिखा करते थे, प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस। यहाँ पे प्रॉफिट सॉरी, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा करते थे, यहाँ पे इनकम, ठीक है। यहाँ पे भी क्रेडिट साइड होता है और यहाँ पे भी डेबिट साइड होता है, ठीक है। जितने तरह के एक्सपेंसेस हम जो यहाँ लिखते थे यहाँ भी लिखेंगे। और यहाँ पे एक चीज मैं बोलना भूल गया, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। जितने भी एडजस्टमेंट होंगे उसको भी हम मेंशन करेंगे। सर ये एडजस्टमेंट क्या होता है, इस पार्ट को मैं पेंडिंग रखता हूँ और इसे पार्ट 3 में, इस वीडियो के जो पार्ट 3 होगा, इसी वीडियो का, दूसरे वीडियो में नहीं जाना आपको, इसी वीडियो का जो पार्ट 3 होगा वहाँ पे मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा कि एडजस्टमेंट भी हमें कैसे यहाँ पे लिखा करते हैं। यहाँ पे भी जो एडजस्टमेंट होता है वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। तो आप ये देख पाएं इस वीडियो में कि किस तरीके से आपका पीएल अकाउंट जैसे बनता है, उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनता है। उसमें भी इनकम के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इसमें भी लिस्ट होता है, जितने भी इनकम होते हैं उसका भी लिस्ट होता है। तो सर क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें भी लिखते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को दूसरे नाम से बोलते हैं, जिसका नाम है क्या, सरप्लस। सर सरप्लस कैसे होगा, सेम फिलोसफी यहाँ भी है। जब आपका इनकम साइड ज्यादा होगा किससे, एक्सपेंडिचर साइड से, तो जब आपका इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंसेस से, एक्सपेंसेस दैट इज कम होगा, तब आपके पास क्या आएगा, सरप्लस आएगा। जब आपका इनकम कम होगा और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो आपके पास क्या आएगा, डेफिसिट आएगा, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, इस वीडियो में हम, इस पार्ट में हम ये समझ पाए कि कैसे आपका पीएल अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों मिलता जुलता है। जैसे एक्सपेंसेस का लिस्ट इधर होता था, इधर भी वही होगा। जैसे इनकम का लिस्ट इधर होता था, इधर भी यही होगा। बस एक बात मैं बता देना चाहता हूं, ये जो एक्सपेंसेस रहता था ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता था, ठीक है। ये इनकम होता था, ये भी इनडायरेक्ट होया करता था।
मतलब ऐसा ऐसे इनकम और एक्सपेंडिचर को इनडायरेक्ट बोलते हैं जो गुड्स को बेचने में आए। यहाँ पे एनपीओ में हम एज सच कुछ भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप से किसी को बाइफरकेट नहीं करेंगे। जितने सारे एक्सपेंसेस है सब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जितने सारे इनकम है सब हम यहाँ लिखेंगे, और इसमें भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। प्रॉफिट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। यहाँ के प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। और यहाँ के लॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोलेंगे। तो इस वीडियो में आप पूरे बात को अच्छे तरीके से समझ पाए कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और पीएल अकाउंट सेम होता है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। हालांकि इस चार्ट को हमने वीडियो नंबर 2 में बताया था, लेकिन यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार ओवरव्यू जल्दी जल्दी में जरूर दूंगा। देखिए, ट्रांजैक्शन दो टाइप का होगा, एक कैपिटल नेचर और एक रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर किसको बोलेंगे सर? कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन वो हो गए जिसमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व हो और वो रेगुलर नेचर के नहीं होंगे। रेवेन्यू नेचर के कौन से ट्रांजैक्शन होंगे? रेवेन्यू नेचर के वो ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें स्मॉल अमाउंट इन्वॉल्व हो और ये डे टू डे बिजनेस को चलाने में जो भी तरह का खर्चा हो वो लेंगे, ये डेट इज रेगुलर नेचर का होगा, ठीक है। तो सर मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे। अच्छा, तो सर आप ये क्यों बता रहे हैं? तो ये बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब भी आप क्वेश्चंस को बनाएं, जब भी आप एग्जांपल्स को बनाएं, तब आप आसानी से समझ पाएं कि हाँ ये कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है और इसे हम नहीं लेंगे। अच्छा, कैपिटल नेचर दो टाइप का होगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हर वो खर्चा जो कि लार्ज अमाउंट का हो, ठीक है, और डेली नेचर का नहीं हो। और कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गया? हर वो इनकम जो कि लार्ज अमाउंट का हो और डेली रेगुलर नेचर का नहीं हो। सर कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ देखिए, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप किसी इन्वेस्टमेंट को खरीदो तो ये एक आपका कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी, ये सारे किस तरीके के एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर इन एक्सपेंडिचर को क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना है क्या? नहीं लेना है, बिल्कुल सही। आइए जरा कैपिटल रिसिप्ट को भी देख लेते हैं क्या होता है। सर इसी को आप सेल कर लो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ मशीनरी, ये सारे कैसे नेचर है? कैपिटल नेचर। क्या इसे लेना है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। आइए देखते हैं रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है। रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन में मैंने पहले आपको बताया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या होगा? डे टू डे एक्सपेंसेस जो हम लोग रेगुलर नेचर के हों और बिजनेस में हमेशा काम आते हो। एग्जाम्पल बताइए सर। रेंट पेड, दूसरा बताइए सर सैलरी पेड, और बताइए सर कमीशन पेड। ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आएगा सर? एक आएगा तो सर मेरा इसी को आप अपोजिट कर दीजिए, रेंट रिसीव आ गया, ठीक है, सैलरी रिसीव आ गया, कमीशन रिसीव। ये सब जब आप इनकम रिसीव करेंगे तो ये आपका कौन सा नेचर का होगा? रेवेन्यू नेचर। सर मेरा अगला सवाल, क्या इस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे? बिल्कुल सही, लिखेंगे ही लिखेंगे। मैंने पहले ही बोला है कि ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट बताइए सर, क्या इस तरह के इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। सर एक एग्जांपल मैं आपको स्पेशल टाइप से आपके सामने और डिस्कस करना चाहता हूं। जब भी हम किसी प्लांट को, मशीनरी को या किसी भी तरह के फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो क्या कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा? कोई जवाब आप दे सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं देता हूं। ओके ओके, सही दिया आपने। मैं बताता हूं, जब भी आप किसी फिक्स एसेट को बेचेंगे तो वो आपका कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन उससे जिस भी प्रकार का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो आपका रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन में आएगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये कहां पे आएंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे। सर लॉस किधर जाएगा? लॉस ऑन सेल। अब मैं बार बार बता दे रहा हूं, लॉस और प्रॉफिट की बात हो रही है। जब आप प्लांट को सेल करोगे और प्लांट को परचेज करोगे तो वो आपका कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन उस पर जो प्रॉफिट और लॉस जो अराइज होगा वो आपका रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन होगा। और जैसे रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन होगा वो एलिजिबल हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होने के लिए। आइए हम नीचे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इससे इन सारे रेवेन्यू और कैपिटल आइटम का ट्रांजैक्शन का अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर 8,000। आप बताइए, क्या परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये एक रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है क्या?
जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आंसर आया नो सर। तो क्या ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ये ट्रांजैक्शन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। सर बहुत अच्छा, दूसरा एग्जांपल बताइए। दूसरा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है। रेंट पेड 2000। क्या ये कैपिटल नेचर है? नो सर। क्या ये रेवेन्यू नेचर है? यस सर। रेंट डे टू डे एक्सपेंसेस है और हम लोग इसे रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन में लेते हैं। तो क्या इसे हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे क्या? बिल्कुल लिखेंगे। किस साइड लिखें सर? इनकम साइड लिखें या फिर एक्सपेंसेस साइड लिखें? सर ये क्या है? रेंट पेड है तो ये तो खर्चा है मेरे लिए, किसी भी एनपीओ के लिए खर्चा होगा तो हम लोग इसे यहां पे लिखेंगे, टू रेंट पेड। कितना लिखा हुआ देखिए जल्दी से, 2000 अमाउंट। तो ये यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है सर, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपके सामने बता रहे हैं, कैसे सरप्लस और डेफिसिट आप जो लाते हैं बिजनेस में, वो इस एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दो एग्जांपल हमने कर लिया। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5000। क्या ये ट्रांजेक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? जल्दी बताइए। नो सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक तरह का कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन है। लेकिन रुकिए, और भी कुछ लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन सेलिंग डेट 7000। जिस दिन आप प्लांट एंड मशीनरी को सेल किए हैं उस दिन उसका कॉस्ट कितना है? 7000। आप इससे ये चीज सोच पा रहे होंगे कि जिसको हम लोग सेल किए हैं 5000 में और उसका कॉस्ट है 7000, तो क्या यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी? बिल्कुल होगी। जिसके कॉस्ट 7000 है और सेल आउट किए हम लोग 5000 में, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ। आप समझ पा रहे हैं लॉस क्यों हुआ? जिसका कॉस्ट है 7000 और उसको सेल किए हैं 5000 में, तो लॉस अराइज होगा। कितना अमाउंट होगा जल्दी बताइए? बहुत सही, 2000 का मुझे लॉस हुआ प्लांट को सेल करने में। मेरा अगला सवाल, क्या लॉस जो इनकर्ड हुआ प्लांट को सेल करने में वो एक रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम है? बिल्कुल सही जवाब, एक रेवेन्यू आइटम है। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो क्या इस आइटम को हम यहाँ लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। किधर लिखे? इनकम साइड लिखे या एक्सपेंडिचर साइड? सर एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एक तरह का एक्सपेंसेस है। लॉस ऑन सेल कितना हुआ सर? 7000 माइनस 5000, दैट इज 2000। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग नहीं लिखे क्योंकि ये एक तरह का कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन का कोई जगह नहीं है। आगे देखिए, इस एग्जांपल से आपको और ये बात क्लियर होगी। सेल ऑफ फर्नीचर 10000। सेल ऑफ फर्नीचर 10000, जल्दी बताइए ये कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है? सर ये कैपिटल नेचर है। तो क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सही बोल रहे हैं। कॉस्ट देखिए कितना है, 8000। तो क्या आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट को कंपेयर करके ये मुझे बता सकते हैं क्या ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है फर्नीचर को सेल करने में? यस सर, बता सकते हैं। इसका कॉस्ट है 8000 और सेल आउट कर रहे हैं हम लोग 10000 में, दैट इज सर हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है? 2000 का। तो क्या इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे? हाँ बिल्कुल लिखेंगे। लेकिन सेल ऑफ फर्नीचर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक तरह का कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है। तो सर इनकम में लिखें एक्सपेंडिचर में? ये प्रॉफिट मेरे लिए इनकम है तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अमाउंट जल्दी से बताइए सर। 10000 के फर्नीचर, सॉरी 8000 के फर्नीचर को आप 10000 में बेचें, दैट इज 2000 का मेरे लिए इनकम हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, 2000 का इनकम हो गया। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, बड़ा मजा आ रहा है सारी चीज को समझने में। ये ट्रांजैक्शन हम पार्ट 3 के साथ बताएंगे, इसको अभी हम पेंडिंग रखते हैं। आगे देखिए, सैलरी पेड 10000। सैलरी कितना पेड हुआ है सर? 10000। क्या ये रेवेन्यू आइटम है? यस सर, सैलरी पेड एक रेवेन्यू आइटम है तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरी 10000। तो इस वीडियो में बच्चों आप ये देखें इस पार्ट में कि कैसे इनकम रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन है उसको हम इग्नोर करते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते हैं। अब जहां तक बात रहा इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाने के लिए, तो ये अपने हम पार्ट 3 में देखेंगे जब हम इस आइटम को वहीं पे डील करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में आप समझ पाए कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है और कैपिटल नेचर को इग्नोर करता है। आइए देखते हैं अगला पार्ट।